हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। देखिए, कुछ ऑब्जर्वेशन की गई जिससे ये पता चला कि कंडक्शन करंट, देखिए कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट के अलावा भी एक और करंट का एग्जिस्टेंस होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या की गई? तो पहली ऑब्जर्वेशन ये हम सामने आपको बता रहे हैं कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर प्लेट्स हैं, और हमने क्या किया, ये स्विच को t=0 पर टाइम पर हमने क्लोज़ किया। जब हमने स्विच को क्लोज़ किया तो ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो एक साइड V पोटेंशियल आएगा, एक साइड 0 पोटेंशियल आएगा। यहाँ 0 पोटेंशियल, यहाँ 0 पोटेंशियल, और क्योंकि हमने ये माना कि t=0 पर कोई चार्ज इन कैपेसिटर प्लेट्स में नहीं है, सो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है हमारा Q/C। तो क्योंकि Q 0 है तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 रहेगा। इस प्लेट का पोटेंशियल 0 है तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी 0 रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 रहेगा, और फिर हम इस रेजिस्टेंस पर लगाएंगे ओम्स लॉ। तो ये रेजिस्टेंस है, एक साइड का पोटेंशियल 0, एक साइड का पोटेंशियल V, तो इसमें करंट कितना आएगा, I आएगा V/R। यहाँ तो सब ठीक था। उसके बाद जैसे ही हमने इस पॉइंट पर किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाया तो हमको करंट आती हुई तो दिख रहा है, कंडक्शन करंट, मगर जाते हुए कोई करंट दिख नहीं रहा है। भाई अगर यहाँ से कुछ करंट आ रहा है तो जाना भी चाहिए, बट यहाँ पर तो गैप है, ये एयर है, लेकिन किरचॉफ जंक्शन लॉ तो वैलिड होना चाहिए। तो कुछ करंट अगर आ रहा है तो कुछ करंट जाना भी चाहिए। तो यहाँ से हमको ये पता चला, या हमने अज्यूम किया कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कंडक्शन करंट के अलावा भी कोई ना कोई करंट और होना चाहिए जो इस स्पेस में प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि किरचॉफ जंक्शन लॉ वैलिडेट हो जाए। यहाँ पर लिखा भी है किरचॉफ जंक्शन लॉ जब हम लगाएंगे तो आई यहाँ पर अगर कंडक्शन करंट है तो बाहर भी कोई करंट जाना चाहिए, बिकॉज करंट एंटर इज इक्वल टू करंट एग्जिट। इसके अलावा यही सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम किसी टाइम टी पर करें तो किसी टाइम टी पर हम देखेंगे कि टोटल चार्ज इस प्लेट पर Q आ गया, इस प्लेट पर -Q आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का V पोटेंशियल, यहाँ का V पोटेंशियल, और क्योंकि चार्ज अगर Q आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q/C। इस प्लेट का पोटेंशियल अगर 0 है तो इस प्लेट का पोटेंशियल Q/C आ जाएगा, तब भी करंट जो आएगा इसमें वो आएगा V - Q/C/R। देखिए रेजिस्टेंस है, इधर पर अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ पर पोटेंशियल Q/C है, तो करंट कितना आएगा, वो आएगा V - Q/C/R। दोबारा से अगर आप इस पॉइंट पर किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाएंगे तो किरचॉफ जंक्शन लॉ में जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट ही बाहर भी आना चाहिए। ये करंट देखिए टाइम के साथ करंट कम हो रहा है, ये चेंज हो रहा है करंट, क्योंकि देखिए Q/C नेगेटिव आ रहा है, माइनस V में हमने क्या किया, Q/C को माइनस किया, तो ये करंट कम जरूर हो रहा है, लेकिन तब भी यहाँ पर किरचॉफ जंक्शन लॉ वैलिडेट होना ही चाहिए। तो दोबारा से इधर पर कोई ना कोई करंट की प्रेजेंस रहनी ही चाहिए। ये दो हमने एक्सपेरिमेंट किए, इनसे हमको ये पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट को मिसिंग है अभी, जिससे कि किरचॉफ जंक्शन लॉ हमारा वैलिडेट नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए अदर एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि किसी भी टाइम टी पर, एट एनी टाइम टी, यहाँ पर अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल रखेंगे और इस स्विच को क्लोज करेंगे और किसी भी टाइम टी पर आप देखेंगे तो नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ लिखा है मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। लेकिन मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कब करती है, जब मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसका मतलब हुआ कि जब आपने t=0 पर स्विच क्लोज किया और उसके बाद कहाँ तक, तो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर आपने देखा कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। और अगर नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है या हम ये कह सकते हैं कि इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब इसके बाद देखिए डिफ्लेक्शन सीज्ड व्हेन कैपेसिटर बिकम्स कंप्लीटली चार्ज। उसके बाद ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन है वो बंद हो गया, ये डिफ्लेक्ट होना बंद हो गई जब ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जब ये चार्ज हो रहा है कैपेसिटर तब भी ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, जब ये डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर तब भी ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। लेकिन जब ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो इसका डिफ्लेक्शन रुक जाएगा। इसका मतलब हुआ कि चार्जिंग के दौरान एंड डिस्चार्जिंग के दौरान इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। इसके बाद ये भी ऑब्जर्व किया गया कि नीडल शोज डिफ्लेक्शन इन द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब जो नीडल है वो इस प्लेन में डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर यहाँ पर एक प्लेन आप बना लीजिए, ये प्लेन इन दोनों प्लेट्स के प्लेन के अगर पैरेलल है तो इसी प्लेन में नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, ये भी हमने ऑब्जर्व किया। और
मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्लेट्स। देखिए पहली ऑब्जर्वेशन जो है कि ये नीडल का डिफ्लेक्शन रुक जाएगा जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा कंप्लीटली। इससे हमको ये पता चला कि इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रेजेंट रहेगी जब तक ये चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि नीडल अपना डिफ्लेक्शन शो कब करेगा, किस प्लेन में करेगा, जो प्लेन इन दोनों प्लेट्स के एरिया के पैरेलल है। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन, जो प्लेन है हमारा इन प्लेट्स के एरिया के पैरेलल, उसमें ही प्रेजेंट रह सकती है। ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको बता रहे हैं। इन सभी ऑब्जर्वेशंस की जो रीज़न है, जो कारण है, उसको एनालाइज करने के लिए हमने एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद ली। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर किसी लूप के प्लेन से अगर एक करंट कैरिंग वायर पास हो रहा है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर अगर पास हो रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के प्लेन में प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पर देखिए हमने एक लूप बना लिया, ये लूप बनाया और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक वायर पास हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन में प्रेजेंट रहेगी। यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर लगाएं इस सर्किट में, तो यहाँ पर हमने एक प्लेन बनाया, ये प्लेन इन दोनों प्लेट्स के पैरेलल है। इसका मतलब हुआ कि अगर इससे कंपेयर करें, इस प्लेन से, इस लूप से कंपेयर अगर करेंगे, तो इस लूप के अंदर से भी कोई करंट पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक लूप है, इस लूप के प्लेन से अगर एक करंट कैरिंग वायर पास हो रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लूप के एरिया के पैरेलल आएगी। देखिए ऐसे आएगी पैरेलल। यही कॉन्सेप्ट अगर हम इन प्लेट्स के बीच में लगाएं, यहाँ पर एक लूप बनाएं, तो आप ये ऑब्जर्वेशन क्या की गई कि इसी लूप में हमारे इस लूप के पैरेलल ही मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो देयर मस्ट बी सम करंट विच इज पासिंग और विच इज पियर्सिंग थ्रू द एरिया ऑफ दैट लूप। तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, देयर मस्ट बी सम करंट पियर्सिंग थ्रू द लूप ऑफ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ गिवन लूप। तो एम्पियर सर्किट लॉ के अनुसार अगर ये जो लूप है, इस लूप में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर B प्रेजेंट है, इसका मतलब इस लूप के थ्रू कोई करंट पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कोई करंट आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ से कोई करंट आ रहा है लेकिन यहाँ पर कोई करंट दिख नहीं रहा है। तो यही जो करंट है जो पास होना चाहिए, इसको हम इमेजिनरी करंट अभी कहते हैं। तो यही जो इमेजिनरी करंट है जो पास होना चाहिए जिससे कि इस लूप में एक मैग्नेटिक फील्ड आए, इसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि यहाँ पर दो स्फेरिकल, ये जो सरफेस हैं, सर्कुलर सरफेस बनाया गया, ये कैपेसिटर बनाया गया सर्कुलर सरफेस का। उसके बाद यहाँ पर t=0 पर स्विच क्लोज किया गया और यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ I। किसी भी टाइम t पर, यहाँ लिख देते हैं एट एनी टाइम t, एट टाइम t, किसी भी टाइम t पर यहाँ पर चार्ज Q आया, यहाँ पर चार्ज -Q आया। उस कंडीशन में अगर आप एक लूप बनाएंगे, यहाँ पर एक लूप बनाएंगे, तो इस लूप में जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, वो डिफ्लेक्ट करेगी। दैट मीन्स जो भी मैग्नेटिक फील्ड अभी प्रेजेंट है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के एरिया में ही प्रेजेंट रहेगी। और ये लूप क्या है, ये इन दोनों प्लेट्स के पैरेलल लूप है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से एक इमेजिनरी करंट इस लूप से पास हो रहा होगा। यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। और देखिए जैसे ही हमने इस इमेजिनरी करंट को बनाया, सो यहाँ पर किरचॉफ जंक्शन लॉ भी वैलिडेट हो गया कि अगर आईडी करंट आ रहा है तो कुछ करंट जा भी रहा है, ये इमेजिनरी करंट है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो अब देखिए लूप लॉ हो गया आईडी इज इक्वल टू आई सी, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके अलावा दूसरा है जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, वो भी हमारा वैलिडेट हो गया। तो यहाँ पर जो हमने एक्सपेरिमेंट किए, उनका आउटकम ये आया, पहला आउटकम ये आया कि एक इमेजिनरी करंट है इसके अंदर, वो इमेजिनरी करंट के कारण यहाँ पर जो आपका किरचॉफ जंक्शन लॉ है, किरचॉफ जंक्शन लॉ, ये भी वैलिडेट हो रहा है। और साथ साथ में एम्पियर सर्किटल लॉ भी क्या हो रहा है, वैलिडेट हो रहा है। इस करंट को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और देखिए नेक्स्ट डायग्राम जो है वो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ से जो कंडक्शन करंट आ रहा है, कंडक्शन करंट जो करंट बैटरी प्रोवाइड कराती है रजिस्टर को, कंडक्शन करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड। उसके अलावा यहाँ से कंडक्शन करंट जा रहा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण प्रोड्यूस हो रही है। और आप देखिए ध्यान से, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इन दोनों प्लेट्स के एरिया के पैरेलल प्रोड्यूस हो रही है।
ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्शन करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, किसके कारण है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से जो हमने ऑब्जर्वेशन किए थे उसका आउटकम यही आया हमारा। इधर से आप आउटकम देखिए कि अगर आपने t = 0 पर स्विच को क्लोज किया तो करंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर IC करंट आ रहा है तो किरचॉफ जंक्शन लॉ को वैलिडेट करने के लिए देयर मस्ट बी सम करंट दैट इज पासिंग बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। उसके अलावा दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पर जब आप मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन इस लूप के अलोंग होगा, और ये लूप जो है ये इन दोनों प्लेट्स के एरिया के पैरेलल है। तो अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड है तो देयर मस्ट बी सम करंट विच इज पियर्सिंग थ्रू द लूप। तो इस लूप से कुछ करंट पियर्स भी हो रहा होगा, वो भी क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो थ्योरी ये कहती है कि एक इमेजिनरी करंट प्रेजेंट है दोनों प्लेट्स के बीच में, जो कि किरचॉफ जंक्शन लॉ को भी वैलिडेट कर रहा है और एम्पियर सर्किटल लॉ को भी वैलिडेट कर रहा है। लेकिन अब बात यह है कि जब ये कैपेसिटर चार्ज होने बंद हो जाते हैं, कंप्लीटली चार्ज हो जाते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट तब तक ही प्रेजेंट रहता है जब तक कि ये कैपेसिटर चार्ज होते हैं? तो ऐसा होना तो चाहिए, बिकॉज जब ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएंगे, क्यू मैक्सिमम आ जाएगा, तब ये जो कंडक्शन करंट है ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो होना चाहिए। तो अब ये सारे के सारे एनालिसिस को हम मैथमेटिकल करेंगे और इसके लिए हम फैराडेज लॉ की मदद लेंगे और साथ साथ में मैक्सवेल इक्वेशन की भी मदद लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी एक रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, उस कंडीशन में इस लूप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से निकालेंगे। यहाँ पर लिखा है इफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सो इट्स इनवर्स मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पर फैराडे लॉ तो यही कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई बी, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया का मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट। अगर एरिया देखिए, इस लूप का एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम से साथ चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हमने जो आउटकम है वो क्या है कि इफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सो इट्स इनवर्स मस्ट बी ट्रू। देखिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, और ईएमएफ का एक रिलेशन होता है, ये होता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से फैराडेज लॉ से हमने एक थ्योरी डेवलप की। वो थ्योरी ये थी कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी बाउंड्री में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होगी। तो अगर ये थ्योरी करेक्ट है तो इसका इन्वर्स भी करेक्ट होना चाहिए। इन्वर्स क्या कहेगा कि अगर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। इतना फैराडे लॉ से हमको पता चला कि इफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सो इट्स इनवर्स मस्ट बी ट्रू। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट आल्सो प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमने मैथमेटिकल रिलेशन लिख रखी है इसकी कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और ईएमएफ इंड्यूस्ड से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकती है। तो सिमिलरली अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड होना चाहिए। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग द फिक्स्ड एरिया विल रिजल्ट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विच लीड्स टू इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर थोड़ी मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर लिखा हुआ है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, देन इन एनी क्लोज लूप, एनी क्लोज लूप का मतलब क्या है कि एरिया जो है वो कांस्टेंट है, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे बी डॉट ए, और इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स का है बी डॉट ए, एरिया कांस्टेंट है। तो यहां से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा वो कितना आ जाएगा। अब हम इस टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए जब हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो एरिया तो कांस्टेंट है, तो किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो और एरिया वेक्टर ऐसा हो, तो ये थीटा एंगल होगा इनके बीच का। भाई ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का ही तो एंगल है थीटा। तो यहां से हमको पता चल गया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्रोवाइडेड एरिया इज कांस्टेंट। तो यहां से आप देखेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड आया वो ईएमएफ इंड्यूस्ड आया माइनस टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए कॉस थीटा। बट एक बात देखिए आप ध्यान से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, ये देखिए ये रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है वो होता है हमारा माइनस डी ई बाई डी आर, ये रिलेशन है माइनस डी वी बाई डी आर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, माइनस डी ई बाई डी आर। सो डी ई कैसे निकालोगे, ये होगा हमारा ईएमएफ इंड्यूस, चेंज इन ईएमएफ इंड्यूस, या ये लिखेंगे चेंज इन ईएमएफ। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस डॉट डी आर। ये सारे रिलेशंस आपने ऑलरेडी पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब देखिए यहां से ईएमएफ इंड्यूस्ड की रिलेशन आपको पता है, तो ये रिलेशन यहां सब्स्टिट्यूट करिए, तो यहां क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड डॉट डी आर, तो डी आर इंटू कॉस अल्फा। तो अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड और डी आर वैक्टर के बीच का एंगल है, अल्फा है। तो इस रिलेशन से हमको पता चल गया, देखिए ए कॉस थीटा कांस्टेंट है, डी आर कांस्टेंट है, कॉस अल्फा कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो है वो डीबी बाई डी टी पर डिपेंड करती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस डीबी बाई डी टी पर डिपेंड करती है फॉर अबव केस। तो जो हमने अभी थ्योरी डेवलप की थी वो यहाँ से प्रूफ भी हो गई कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने बोला क्या था, हमने बोला था कि यदि मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड कर सकती है तो इसका इन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो यही हमने लिखा है, फ्रॉम अबव कंसेप्ट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहीं से ही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। अब देखिए इतना आपको समझ में अगर आ गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होगी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब कैपेसिटर में यही खासियत होती है, ये हमारा सिंपल आरसी सर्किट है, टी इज इक्वल टू 0 पर हमने इसको क्लोज कर दिया। तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है वो चार्ज टाइम के साथ चेंज होता है, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, वो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। ये इसका चार्जिंग की इक्वेशन है। अब देखिए जो चार्ज है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसके अंदर, साथ साथ में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए कैपेसिटर ही बनाया है, अगर इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है और ये दोनों प्लेट क्या है, ये सेपरेशन अगर बहुत छोटा है, डी इज वेरी स्मॉल, तो ये प्लेट हम इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट करेंगे और इनफाइनाइट प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब कि इन दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा होती है चार्ज डेंसिटी, वो क्यू बाई एरिया लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा सिग्मा को क्यू बाई एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हुआ कि जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। मगर क्यू जो है वो तो फंक्शन ऑफ टाइम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, और जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। रीजन क्या है कि ये चार्ज भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं हम, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वेरिएबल है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दे सकते हैं हम, E इज इक्वल टू क्यू मैक्स ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। तो यहाँ से हमको ये पता तो चल गया कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फंक्शन ऑफ टाइम होती है, फंक्शन ऑफ टाइम होगी। और हमने ऑलरेडी ये पता लगा लिया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगी। और यहाँ पर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इसका मतलब ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना चाहिए। अब ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रही है ये कैसे पता चलेगा, और साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, ये सब हमारी मैक्सवेल इक्वेशन से पता चलता है। तो अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन बाय मैक्सवेल इक्वेशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मैक्सवेल इक्वेशन के अनुसार क्या आ रहा है, वो आता है हमारा एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, ई डॉट ए। इसका मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ई, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ये आएगा ई डॉट ए, वेयर ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, एरिया प्लेट का है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो आएगा क्यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बाय ए एप्सिलॉन नॉट की क्यू मैक्स। ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, ये आपका आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाय डी टी ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, क्योंकि देखिए टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अभी बताते हैं आपको सारी बातें। फिलहाल तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होगा, वही जो हमने थ्योरी डेवलप की थी वही यहाँ पर ट्रू आ रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया पर डिपेंड करता है। अगर एरिया कांस्टेंट हो जाएगा इसका मतलब हुआ कि डी फाई ई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई बाई डी टी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, वही सेम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट को क्रिएट कर देगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट जैसे ही क्रिएट होगा तो ये लूप है, इसके अंदर से अगर डिस्प्लेसमेंट करंट निकल रहा है तो यहाँ क्या क्रिएट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। तो ये पूरा का पूरा थियोरेटिकली प्रूफ हो गया हमारा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रही है वो क्या क्रिएट कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है बी इंड्यूस्ड, इसको किस फॉर्म में दिखाते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्म में दिखाते हैं। अब देखिए ध्यान से आप, कंक्लूजन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से देखो ये क्या है, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। अभी हमने बताया था बी डॉट डी एल क्लोज्ड, ये है हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये म्यू नॉट इंटू आई होता था, ये कंडक्शन करंट था जब तक डिस्प्लेसमेंट करंट को खोजा नहीं गया था। अभी क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट पर डिस्प्लेसमेंट करंट, बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी ई बाय डी टी के बराबर, डी फाई बाई डी टी। ये क्या है हमारा, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आई सी कंडक्शन करंट है, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसके बाद देखिए आप, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत बार पूछा गया है, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है, और ये आपको याद भी रखना है कि कंडक्शन करंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ये प्रूफ बताते हैं, बाकी तो किरचॉफ जंक्शन लॉ से भी आपको पता चल गया कि आई सी इजिकल टू आई डी होता है। यहां से देखिए कैपेसिटर है एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर कंडक्शन करंट कितना है, आई सी है। कैपेसिटर में चार्ज कितना है, क्यू है, तो सिग्मा कितना हो गया, क्यू बाई ए। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसके लिए फाई ई निकालना पड़ेगा एट एनी, इस टाइम पर जो फाई ई है वो है ई इंटू ए। देखिए हमने कॉस थीटा नहीं लगाया बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका एरिया वेक्टर है दोनों में 0 डिग्री का एंगल है, तो ई इंटू ए आ गया। अब यहाँ से देखिए फाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू बाई ए और एप्सिलॉन नॉट, वही हमने यहाँ पर लिखा है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डॉट एरिया वेक्टर ए। तो यहाँ से फाई ई क्या हो गया, देखिए एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू इस सर्किट के लिए क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगी। तो यहाँ से हमने लिखा क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। लेकिन अब बड़े ध्यान से समझिए, सर्किट में मैक्सिमम चार्ज कब हो सकता है, जब मैक्सिमम, जैसे कि क्यू मैक्स है,
तो क्यू मैक्स कब होगा, जब करंट जीरो, जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। और कंप्लीटली चार्ज में यहाँ का पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ का पोटेंशियल वी होगा, और जब कंप्लीटली चार्ज होगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल वी होगा। तो इस कैपेसिटर में जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है वो CV आ सकता है, ये कैपेसिटर में पढ़ाया जाता है। तो CV अगर मैक्सिमम चार्ज है तो Q, ये Q मैक्स का CV लिख दिया 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सो यहां से जो फ्लक्स आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो Q की जगह क्या लिखेंगे, CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट तो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, CV बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा हमारा, लेकिन साथ साथ में ये माइनस टी बाई आर सी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई आर सी आएगा। तो ये हमारा C से C कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, CV बाई एप्सिलॉन नॉट आर सी, C से C कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया हमारा V बाई आर। तो देखिए V बाई आर यहाँ बचा, e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी यहाँ बचा, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रिलेशन आ गया हमारा कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू V बाई आर e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो यहाँ देखिए आप, जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया वो आया V बाई आर e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब कंडक्शन करंट की बात देखिए, तो कंडक्शन करंट क्या होगा, वो तो हमारा सिंपल डेफिनेशन तो डी क्यू बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो Q की वैल्यू क्या है, CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो कंडक्शन करंट क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर देखिए ना, ये जो चार्ज है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, यही तो हमारा IC के बराबर आएगा, किस रेट से इसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। वही हम देखते हैं, डी क्यू बाई डी टी, इसको इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो CV 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और यहाँ पर माइनस 1 बाई आर सी। तो ये आ गया, C से C कैंसिल हो गया, तो यहाँ IC की वैल्यू कितनी बची, V बाई आर e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ से आप देखेंगे, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट भी वही आ रहा है, V बाई आर e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। कंडक्शन करंट भी आ रहा है, V बाई आर e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इसलिए IC क्या आ गया, ID के बराबर। हर इंस्टेंट पर कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। अब देखिए T टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर टाइम इनफाइनाइट है तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट में यहाँ पर जैसे आप इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा टर्म 0 के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन कैपेसिटर गेट्स कंप्लीटली चार्ज, देखो कंप्लीटली चार्ज कब होगा कैपेसिटर, जब इनफाइनाइट टाइम आ जाएगा तब। क्योंकि देखिए Q इज इक्वल टू होता है CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और मैक्सिमम चार्ज का कितना होता है, CV हो सकता है, यहाँ पर CV भी रख दो। CV इज इक्वल टू CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो E तो एक नंबर है, तो इसकी पावर 0 होनी चाहिए। जब आपका यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए 0। ये कब 0 आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिखिए 1 अपॉन e टू द पावर टी बाय आर सी इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म इनफाइनाइट आना चाहिए। तो ये टर्म कब इनफाइनाइट आएगा, जब t टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम में कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है दोनों के प्लेट के बीच में, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो DE बाई dt क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और सिंपल बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो कंडक्शन करंट 0 हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट करंट 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में दोनों प्लेट के बीच की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से बोलेंगे व्हेन कैपेसिटर गेट्स कंप्लीटली चार्ज डिस्प्लेसमेंट करंट बिकम्स 0, सो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।